हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं क्लास टेंथ आरबीएससी बोर्ड में साइंस का चैप्टर नंबर 05 और ये हमारा लेक्चर नंबर है 07। इससे पहले लेक्चर नंबर 06 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और ये लेक्चर नंबर 07 है। ये अप्रोक्स लास्ट लेक्चर रहेगा, उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ लिया था सम यूजफुल कंपाउंड। ठीक है, सम यूजफुल कंपाउंड कुछ उपयोगी यौगिक थे, कुछ उपयोगी यौगिकों के बारे में हम पढ़ चुके थे। और जो ये चैप्टर है, ठीक है, इसका नाम है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, रसायन का दैनिक जीवन में उपयोग। तो स्टूडेंट, लास्ट चैप्टर में हमने जो कंपाउंड पढ़े थे उसमें हमने NaCl के बारे में पढ़ लिया था, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ लिया था, जिसे कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, कास्टिक सोडा। इसके अलावा हमने NaHCO3 के बारे में पढ़ लिया था, जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा हमने Na2CO3 के बारे में पढ़ लिया था, जिसका नाम है सोडियम कार्बोनेट। तो इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट कंपाउंड पढ़ लिए थे। इसके अलावा CaSO4 हाफ H2O के बारे में पढ़ा था, जो हमारा था POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, और CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में। तो सबसे पहले अगर डिटर्जेंट की बात करते हैं तो डिटर्जेंट जो वर्ड है ये डिटर्जेंट वर्ड है लेटिन। ठीक है, ये लेटिन लैंग्वेज का है, लेटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है टू वाइप क्लीन, मतलब स्वच्छ करने वाला, साफ करने वाला, क्लीन करने वाला, साफ करने वाला ही मान सकते हो आप इसको। तो जो साफ रखने वाली चीज़ होगी वो डिटर्जेंट होगी। तो ये इसके नाम से जो है वो क्लियर है। इसके बाद हम समझते हैं सोप के बारे में। तो सोप क्या है, तो सोप की डेफिनेशन देखते हैं हम। सोप जो है वो है सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड्स। इसको कहें कि वशीय अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवणों को हम कहते हैं क्या, सोप कहते हैं, साबुन कहते हैं। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इसको समझते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो, फैटी एसिड्स एक लॉन्ग चेन्स होती है। फैटी एसिड जो है वो एक लॉन्ग चेन होती है, मतलब कहें तो कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक की चेन होती है। तो कार्बन जो है वो 12 चेन कैसे बनती है, जैसे कार्बन जो होता है वो 4 बॉन्ड रखता है अपने पास, यानी चारों तरफ 4 बॉन्ड बना सकता है ये। तो कार्बन ने इधर हाइड्रोजन बना लिया, इधर हाइड्रोजन लगा लिया, इधर हाइड्रोजन लगा लिया, और एक लंबी चेन बना ली इसी तरीके से, जैसे इधर भी 2 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है, तो यहाँ भी इसके 4 बॉन्ड हो गए, 1 2 3 एंड 4। तो इस तरह से लंबी चेन बनाता हुआ चला जाएगा, और जब ये कार्बन 12 से लेकर कार्बन 18 तक हो जाएगी तो इस लॉन्ग चेन को हम बोलेंगे फैटी एसिड्स। ठीक है, अब ये वशीय अम्ल। तो जो वशीय अम्ल है इनकी रिएक्शन किससे करा दोगे, NaOH कास्टिक सोडा से, या KOH कास्टिक पोटास से। सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है और इसका कॉमन नेम कास्टिक सोडा भी है। तो इसका नाम हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हो गया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इसका कास्टिक सोडा होता है, इसका नाम कास्टिक पोटास होता है, इसका नाम कास्टिक सोडा, इसका नाम है कास्टिक पोटास। ठीक है, तो इससे रिएक्शन कराएंगे इन फैटी एसिड्स की, तो क्या बन के तैयार होगा, सोप बन के तैयार हो जाएगा, साबुन बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम समझते हैं कैसे बनता है ये। तो देखो, इसको बनाने के लिए पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं, फिर उसकी रिएक्शंस कराएंगे कि किस तरह से इसकी रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो
ये है जैसे हमारा कोई कार्बन, ये है कार्बन, ये है कार्बन, इसकी ये चेन बन गई। कार्बन के पास 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बना सकता है ये, तो ये हो गया 2 और इधर एक ही है, तो देखो 2 बॉन्ड तो ये हो गए और 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट हो गए। यहाँ हो गया COOR, यहाँ पे हो गया COOR, यहाँ पे वैलेंसी के लिए एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, ये हो गया CH2COOR, और यहाँ पर रिएक्शन करा देंगे हम इसकी NaOH से, अदरवाइज आप KOH से भी करा सकते हो, KOH से, और इसमें इसके 3 मॉलिक्यूल्स हम ले लेंगे। अब इस तरह से देखें, अगर हम 3 पार्ट NaOH हमने ले लिया तो जो रिएक्शन करता है ये, तो रिएक्शन इस तरीके से करेगा कि ये यहाँ से इन सब से रिएक्शन कर लेगा, क्योंकि 3 सोडियम है, ये तीनों पार्ट से रिएक्शन करके इस तरह से कंपाउंड बनाएंगे 3NaCOOR। और इसके अलावा जो OH बचा हुआ है, OH माइनस आयन, ये किससे जुड़ जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो ये CH2OH, ये CHOH, ये CH2OH, इसका नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, ठीक है। तो ग्लिसरॉल तो ये बन गया, और ये बन गया सोप, साबुन, ये इसका फॉर्मूला हो गया सोप, साबुन का फॉर्मूला। अब इसको समझते हैं, इस फॉर्मूले को एक्सप्लेन कैसे करते हैं। तो देखो, इस फॉर्मूले के लिए हम ऐसे बना सकते हैं, इसको Na ऐसे हो गया और RCOO ऐसे हो गया, ये बॉन्ड बना हुआ है, देखो ये तो सोडियम है और COR एज इट इज रख दिया मैंने। तो इसमें ये जो ग्रुप है ये ऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं, इसे कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, यानी कार्बनिक चेन बोलते हैं। तो एक लॉन्ग चेन होती है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चेन होती है, और जब बहुत ज़्यादा बड़ी होती है तो इसको R से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका मतलब इस चेन को तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे ऐसे, और यहाँ पे जुड़ गया सोडियम। तो इसके 2 पार्ट हो गए, ये वाला जो पार्ट है इसका नाम रखा जाता है हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये जो पार्ट है इसका नाम है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। इसका नाम है जलरोधी भाग, जलरोधी, और इसका नाम है जल स्नेही, जल स्नेही। मतलब जल स्नेही के मतलब ये जल से जुड़ेगा ये भाग तो, और ये जल से नहीं जुड़ेगा, ये है। अब इसकी मैकेनिज्म समझते हैं, क्रियाविधि कैसे काम करता है, और कौन सी स्ट्रक्चर होती है जिसे हम मिसेल बोलते हैं। ये बनाता है कौन सी स्ट्रक्चर, मिसेल स्ट्रक्चर बनती है, ये स्ट्रक्चर बनती है मिसेल। अब ये बनेगी कैसे, और कैसे ये क्लॉथ को साफ करेगी, क्लॉथ को कैसे साफ करेगी, वस्त्रों को किस तरह से सफाई करेगी, तो उसका प्रोसेस हम देखते हैं। तो इसके लिए हम देखेंगे ये कि ये जो प्रोसेस है, तो देखो इसको हमने लिखा था RCOO और Na, इस चेन को इस तरह से हमने शो कर दिया था और यहाँ पे Na लगा दिया था। इस पार्ट को हमने बोला ये है हाइड्रोफोबिक पार्ट, जलरोधी पार्ट, जलरोधी भाग, और ये है हाइड्रोफिलिक भाग जिसका नाम है जल स्नेही, जल स्नेही, जल, ये जल से क्रिया कर लेगा। तो अब हम इसमें एग्जांपल में देखते हैं, जैसे ये हमने कोई क्लॉथ ले लिया जिसके ऊपर कोई भी इम्प्योरिटी लगी हुई है, जिसको हमें साफ करना है। ये कोई कपड़ा है जिसके ऊपर कोई गंदगी लगी हुई है, इम्प्योरिटी लगी हुई है, उसको हमें साफ करना है। तो जो भी, जैसे भी हम सोप लगाएंगे तो इसमें ये पार्ट्स, ये केमिकल जो हैं वो बाहर निकलेंगे इस तरीके से, और ये इम्प्योरिटी है तो इससे आकर जुड़ेगा हाइड्रोफोबिक पार्ट, यानी हाइड्रोफोबिक मतलब जल से तो ये रिएक्शन नहीं करता, ये कहते हैं हाइड्रोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है डरना, ये डरना, और हाइड्रो मतलब हो गया जल, यानी जो जल से डरेगा, पानी से डरेगा। तो जो पानी से डरेगा वो तो रिएक्ट करेगा नहीं, वो किससे करेगा, इम्प्योरिटी से। तो इसका मतलब हो गया अगर ये हमारी इम्प्योरिटी है तो इससे ये वाला पार्ट तो इससे आकर जुड़ जाएगा, ये लो, और ये वाला पार्ट जो है ये हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ये वाला हाइड्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। ये हाइड्रोफिलिक पार्ट हो गया, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, हाइड्रोफोबिक पार्ट, ठीक है। अब जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जल स्नेही भाग है, ये जुड़ेगा किससे, वाटर से। ये लो H2O से इसने रिएक्शन कर ली, मान लो ये H2O से कर ली, क्योंकि देखो सारी जो भी क्लीनिजिंग प्रोसेस करते हैं, जो भी सफाई की प्रोसेस करते हैं वो पानी के अंदर ही करते हैं। तो सपोज करो ये पानी है, ठीक है, जैसे मान लो इस कंटेनर में हमने वाटर ले रखा है, ये रहा देखो इस कंटेनर में हमने वाटर ले लिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, जो इम्प्योरिटी है उसको ये सारे, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है वो इसको चारों तरफ से घेर लेंगे इस तरीके से, ऐसे,
ये भी घेर लेगा और ये भी घेर लेगा और ये भी घेर लेगा। इस तरह से ये सारे घेर कर, ठीक है, इसके चारों तक सराउंडिंग होकर इस तरह की स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसका नाम रखा जाता है मिसेल। इसका नाम रखा जाता है मिसेल। तो देखो ये है मिसेल। जैसे ये तो इम्प्योरिटी हो गई, इस इम्प्योरिटी के साइड में ये जो चेन बनी हुई है, ठीक है, ये जो चेन बनी हुई है ये तो हो गई हाइड्रोफोबिक पार्ट, और ये वाले जो चार ये जो पार्ट इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये है हाइड्रोफिलिक पार्ट, ठीक है। अब ये देखो ये तो हो गया हाइड्रोफोबिक पार्ट, ये वाला इसमें रिप्रेजेंट हो गया हाइड्रोफोबिक, तो ये इससे रिप्रेजेंट हो गया, और हाइड्रोफिलिक पार्ट ये वाले हो गए। तो ये तो रिएक्शन कर रहे हैं वाटर से। वाटर का है ये ब्लू कलर का जो हमें दिख रहा है ये वाटर है, तो इससे इसने रिएक्ट कर ली चारों तरफ से, ठीक है, ये लो, और इससे घेर कर इसने इम्प्योरिटीज को चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। और ये रिएक्शन ये इस तरीके से भी हो सकती है, यहाँ पर ये इम्प्योरिटीज है और ये तो ऑर्गेनिक हो गया, और ये तो हाइड्रोफोबिक पार्ट हो गया, और ये हो गया हाइड्रोफिलिक। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसका नाम होता है मिसेल, ठीक है, ये मिसेल बना लेते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मिसेल, तो आप बता सकते हो कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग प्रोसेस। ये सफाई की एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है कि इम्प्योरिटी जो है उसको हाइड्रोफोबिक पार्ट पकड़ लेता है, ये अटैच हो जाता है, और हाइड्रोफिलिक जो पार्ट है उससे वाटर अटैच हो जाता है और एक लंबी चेन बन जाती है। जब हम वाटर को जब क्लोथ्स को क्लीनिजिंग करने के बाद, उसको साफ करने के बाद जब उसको रिमूव करते हैं, वाटर को रिमूव करते हैं, तो वाटर किसको लेके आएगा बाहर, वाटर लेके आएगा हाइड्रोफिलिक पार्ट को, और हाइड्रोफिलिक किसको लेके आएगा, वो लेके आएगा हाइड्रोफोबिक को, और हाइड्रोफोबिक किसको ले आएगा, वो ले आएगा इम्प्योरिटीज को। तो इस तरह से एक चेन बन गई। इससे ये है इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी से कौन जुड़ा हुआ है, इम्प्योरिटी से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक से कौन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक से कौन जुड़ा हुआ है, वाटर। तो एक चेन बन गई है। अब जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा तो वो इसको भी लेके जाएगा और ये इसको भी लेके जाएगा, तो ये जो प्रोसेस है इससे इम्प्योरिटीज बाहर निकल जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा किस तरह से हम कपड़े साफ कर पाते हैं। तो ये चीज़ हो गई, लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, किसकी, सोप की। सोप की जो लिमिटेशन है वो ये है, सोप की जो लिमिटेशन है वो ये है कि इट कुड नॉट वर्क इन हार्ड वाटर। मतलब ये जो है ये कठोर पानी में कार्य नहीं कर पाता। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसके लिए क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सोप इज नॉट सक्सेसफुल इन हार्ड वाटर, एक्सप्लेन करो आप। तो हार्ड वाटर में जो सोप इतना सक्सेसफुल नहीं है, ये इसकी एक तो डिमेरिट्स हो गई, इसकी कमी हो गई। अब इस कमी को जो है उसको समझेंगे, क्यों ये ऐसी कमी क्यों है इसके अंदर, सोप के अंदर। तो इसके अंदर क्या होता है कि हार्ड वाटर जो होता है, हार्ड वाटर जो है उसके अंदर जो कठोर जल, ठीक है, ये आप ये कह सकते हो कि जो विलेजेस में, गाँव में जो पानी मिलता है, खारा पानी जिसे बोलते हैं, सलाइन वाटर, ठीक है, तो उसको हार्ड वाटर कहते हैं। इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज मिलती है। किसकी इम्प्योरिटीज मिलती है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की। ये जो इम्प्योरिटीज हैं ये सोप जो होता है उसके केमिकल से रिएक्ट करके एक प्रिसिपिटेशन बना देती है, प्रिसिपिटेशन बनाती है, जिसको हम पीपीटी बोल सकते हैं, ठीक है, अवक्षेप बोलेंगे इसको, अवक्षेप बना देती है, ठीक है। जो प्रिसिपिटेशन बनाएगी, अवक्षेप बनाएगी, और पीपीटी की स्पेशलिटी ये होती है कि ये नीचे इकट्ठा हो जाता है, ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा, और नीचे इकट्ठा हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। तो वो ये जो होता है पीपीटी बनने के बाद, प्रिसिपिटेशन बनने के बाद, अवक्षेप बनने के बाद कपड़ों पर ही चिपक जाता है, ठीक है। तो कपड़ों पर यानी क्लॉथ्स पर ये स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से जो क्लॉथ्स हैं वो प्योर नहीं हो पाते हैं या साफ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उन्हीं के ऊपर स्टोर रहेगा। जब उनके ऊपर कंटिन्यूसली स्टोर रहेगा, ठीक है, क्लॉथ्स के ऊपर पीपीटी स्टोर रहेगा, तो उससे क्या होंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। जैसे भी हम कितना ही पानी रिमूव करेंगे तो भी वो उसी के ऊपर रह जाएगा। तो इससे ये क्या है, सक्सेसफुल नहीं है किसके अंदर, हार्ड वाटर में। बट सॉफ्ट वाटर जो होता है, ठीक है, जो सॉफ्ट वाटर जो होता है उसके अंदर ये सक्सेसफुल है, कौन, सोप, ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखते हो, एस और एस से सॉफ्ट वाटर में सक्सेसफुल है और हार्ड वाटर में इसकी नहीं बनती है, हार्ड वाटर में सक्सेसफुल नहीं है। तो अब बात करते हैं फिर इसका अल्टरनेट क्या देखा गया कि जो सोप का अल्टरनेट है, ठीक है,
सोप का जो अल्टरनेट है वो है डिटर्जेंट, फिर आया डिटर्जेंट। ठीक है, तो डिटर्जेंट की भी कुछ कमियां तो होगी, अब उसको देखेंगे। अब तो डिटर्जेंट जो होता है उसमें क्या होता है, सल्फोनेट आयंस होते हैं। कौन से होते हैं, सल्फोनेट आयंस, उसके अंदर सल्फोनेट आयन होते हैं। ठीक है, तो जैसे सोडियम सल्फोनेट हो गया या बेंजीन सल्फोनेट हो गया, तो सल्फोनेट आयन होते हैं। ये सल्फोनेट जो आयन होते हैं ये वाटर के साथ रिएक्ट हो जाते हैं, वाटर के साथ। कौन से वाटर के साथ, हार्ड वाटर के साथ। ये हार्ड वाटर के साथ, सॉफ्ट के साथ तो हो ही जाएंगे, बाकी हार्ड वाटर या कठोर जल के साथ भी क्या हो जाते हैं, ये रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, और सल्फोनेट कंपाउंड बनाते हैं, सल्फोनेट कंपाउंड बना लेते हैं, सल्फोनेट यौगिक बना लेते हैं, सल्फोनेट यौगिक बना लेते हैं। और जो सल्फोनेट यौगिक जो होते हैं ये डिजोल्व होते हैं, डिजोल्व बोल सकते हो या सोल्यूबल बोल सकते हो, सोल्यूबल। ठीक है, घुलनशील होते हैं। ये घुलनशील यौगिक होते हैं जो जल में आराम से घुलनशील हो जाते हैं, घुल जाते हैं, और कोई भी पीपीटी नहीं बनाते हैं। जब कोई भी पीपीटी नहीं बनाएंगे तो ये वाटर के थ्रू इजीली इम्प्योरिटीज को बोल सकते हो या गंदगी को बोल सकते हो। ठीक है, जो भी गंदगी होती है उसको साफ कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डिटर्जेंट मोर पावरफुल एज कंपेयर टू सोप। सोप से ज़्यादा पावरफुल कौन है, डिटर्जेंट है। तो डिटर्जेंट इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू सोप। अब यहाँ पर मैं देख लिया अपमार्जक जो है वो साबुन से श्रेष्ठ है, अपमार्जक जो है वो साबुन से श्रेष्ठ है। इसका कारण आपको समझ में आ गया होगा कि ये सल्फोनेट कंपाउंड बना लेते हैं, और जो ये सल्फोनेट कंपाउंड जो होता है उससे इजी वे में ये जल के साथ निकल जाते हैं और इम्प्योरिटीज को भी बाहर ले जाते हैं। तो इस तरह से ये सक्सेसफुल हो जाता है। अब इसकी क्या लिमिटेशन है, इसकी लिमिटेशन ये है कि जो डिटर्जेंट होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये जो होते हैं इनका अपघटन नहीं होता, अपघटन करने का काम कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया कह सकते हैं, जीवाणु जो होते हैं, छोटे छोटे जीवाणु जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का अपघटन कर देते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर में मिलते हैं। तो जो अपघटन होता है उसकी वजह से जो भी इम्प्योरिटीज होती है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है एटमॉस्फेयर में से सारी इम्प्योरिटीज खत्म हो जाती है। लेकिन ये डिटर्जेंट है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इनका अपघटन नहीं होता, तो धीरे धीरे ये स्टोर होते चले जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, एकत्रित हो जाते हैं। तो जहाँ भी एकत्रित होंगे, जहाँ स्टोर होते जाएंगे वहाँ पे पोल्यूशन फैलाएंगे। ठीक है, पोल्यूशन फैलाएंगे, प्रदूषण करेंगे, प्रदूषित पानी बनाएंगे। ठीक है, तो ये प्रदूषित पानी बनाते रहते हैं जिससे इम्प्योरिटीज बढ़ती चली जाती है, और ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए हेल्पफुल नहीं होते हैं। ठीक है, हमारे पर्यावरण के लिए ठीक है लाभदायक नहीं होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। तो डिटर्जेंट अगर आप इन्वायरमेंट के बेस पर देखो तो डिटर्जेंट नॉट बेनिफिशियल, बट सफाई के साथ देखो, क्लीनिजिंग प्रोसेस में देखो तो डिटर्जेंट इज मोर बेनिफिशियल। ठीक है, तो इस तरह से ये किसी की मेरिट्स और डिमेरिट्स दोनों होती है, कमियां भी होती है और अच्छाइयाँ भी होती हैं। अब ये देखना होता है कि ह्यूमन बींग्स को कि वो किसका यूज करता है। ठीक है, अब इससे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, सोप एंड डिटर्जेंट की प्रोसेस कंप्लीट हो गई। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ओके बाय।